नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री ऑफ IS-20 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खालिस्तान आंदोलन और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे खालिस्तान आंदोलन के आखिर कारण क्या थे और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, यानी कि इसकी हिस्ट्री क्या है, और ऑपरेशन ब्लू स्टार को लागू करने के या ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण क्या है, क्यों भारतीय सेना ने इतना बड़ा रिस्क उठाया जो भारतीय समाज के लिए एक बहुत ही दुख की बात थी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, खालिस्तान आंदोलन एक सिख अलगाववादी आंदोलन है। क्या है ये एक सिख अलगाववादी आंदोलन है जो खालिस्तान नामक एक संप्रभु राज्य की स्थापना करके सिखों के लिए एक मातृभूमि बनाने की मांग कर रहा है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो खालिस्तान आंदोलन है इसका मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ये एक खालिस्तान नामक एक संप्रभु राज्य की स्थापना करके सिखों के लिए एक मातृभूमि बनाने की मांग कर रहा है कि अलग से सिखों के लिए एक राज्य स्थापित किया जाए, उनका एक क्षेत्र स्थापित किया जाए। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए, इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर क्यों ये लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, इसका रीजन है 1947 में प्राप्त हुई भारतीय स्वतंत्रता पंजाब की सभी सिखों के लिए समान नहीं थी। जो खालिस्तान आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं या इसको फॉलो करने वाले लोग हैं या इसके आंदोलन के जो फॉलोवर्स हैं, उनका कहना है कि जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो कुछ लोग पाकिस्तान को छोड़कर कुछ सिख भारत आए थे, तो वो अपने पूर्वजों की जमीन वहां पर छोड़कर आए थे। जब वो भारत में पंजाब में बसे तो उन्होंने आजादी के बाद ही कुछ समय बाद इस तरह के आंदोलन को अपनाना शुरू कर दिया और इस तरह से 1947 में इस तरह की ये मांगें पंजाब के क्षेत्र में उठने लगी जो खालिस्तान का क्षेत्र था। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। 1950 में पंजाबी सूबा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, पंजाबी सिखों के द्वारा पंजाबी सूबा आंदोलन चलाया गया था। कब? 1950 में। और इस आंदोलन के माध्यम से सिखों ने पहली बार पंजाब को भाषा के आधार पर अलग करने की मांग की। जो पंजाबी सूबा आंदोलन 1950 में सिखों के द्वारा चलाया जा रहा था, तो इस आंदोलन के फलस्वरूप, इस आंदोलन के मोटिव के तौर पर जो पहली बार भाषा के आधार पर राज्य को अलग करने की मांग की जा रही थी। अब देखिए, धीरे धीरे इस आंदोलन ने सांप्रदायिक रंग लेना शुरू किया। सांप्रदायिक रंग अर्थात इसने धार्मिक रंग लेना शुरू कर दिया, यानी कि धार्मिक आधार पर भेदभाव करना या बंटवारा की मांग करना, इस तरह का इस आंदोलन ने रंग लेना शुरू कर दिया। और देखिए आगे क्या होता है। इसके बाद पंजाब के सिखों ने पंजाबी को अपनी मातृभाषा और हिंदुओं ने हिंदी को अपनी मातृभाषा घोषित कर दिया। ठीक है, जो 1950 का पंजाबी सूबा आंदोलन था, इसके माध्यम से पहली बार पंजाब को भाषा के आधार पर अलग करने की मांग की गई और धीरे धीरे जो पंजाब के सिख थे तो उन्होंने पंजाबी को अपनी मातृभाषा स्वीकार किया और हिंदू जो थे वहां के, उन्होंने हिंदी को अपनी मातृभाषा घोषित कर दिया। हालांकि इस तरह की घोषणा सरकार के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि ये दोनों संप्रदायों के द्वारा अलग अलग कर ली गई। अब देखिए, इसी बीच क्या होता है। इसी समय अकाली दल नाम से एक राजनीतिक समूह का गठन हुआ। ठीक है, 1950 के बाद अकाली दल नाम से एक राजनीतिक समूह का गठन हुआ और इसके नेतृत्व में पंजाब के सभी क्षेत्रों में एक अलग पंजाबी राज्य की मांग हुई। ठीक है, जो अकाली दल नाम से एक राजनीतिक समूह का गठन हुआ था, तो उस जो दल था, तो उस दल के नेतृत्व में पंजाब के सभी क्षेत्रों में, पंजाब के जितने भी क्षेत्र थे, चाहे वो खालिस्तान हो, चाहे जो आज का हरियाणा है, यहाँ मतलब इस तरह के सभी क्षेत्रों में एक अलग पंजाबी राज्य की मांग होने लगी कि मतलब एक पंजाब को पूर्णतः संप्रभु बना दिया जाए, यानी कि भारत सरकार से अलग करके उसको संप्रभु राज्य बना दिया जाए, जिस तरह से पाकिस्तान है। ठीक है, तो इस तरह की मांग उठने लगी। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। अब देखिए, वर्ष 1966 में इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप, वर्ष 1966 में इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप भाषा के आधार पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कर दी गई। ठीक है, किसके परिणाम स्वरूप? ये जो आंदोलन चलाया जा रहा था। ठीक है, वर्ष 1966 में इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भाषा के आधार पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। अब देखिए, इनकी स्थापना होने के बाद जो कुछ जानकार हैं, जो इतिहास के हमारे कुछ विद्वान हैं, कुछ जानकार हैं, वो कहते हैं कि पूर्ण जो खालिस्तान आंदोलन था उसकी नींव
इसी के फलस्वरूप जो 1966 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ राज्य के केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी, तो इसी स्थापना के कारण खालिस्तान आंदोलन की नींव पड़ी थी 1966 में। अब दोस्तों यहाँ से चालू होता है आपका खालिस्तान आंदोलन, क्योंकि खालिस्तान आंदोलन की नींव जो 1966 में पंजाब का बंटवारा हुआ था, पंजाब को 3 भागों, पंजाब, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विभाजित कर दिया गया था। तो इसके फलस्वरूप काफी ज्यादा विद्रोह होने लगे और एक आंदोलन हुआ जिसको बोलते हैं खालिस्तान आंदोलन। ठीक है, तो इस आंदोलन की जड़ें 1966 के इस बंटवारे में छिपी हुई हैं, तो इसको आप लोग याद रखिए। अब देखिए, खालिस्तान के रूप में एक स्वायत्त राज्य की मांग 1980 के दशक में और भी तेज होने लगी। 1980 का जो दशक था, यानी कि सन 1980 के दशक में और भी इस आंदोलन की तेजी हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से खालिस्तान आंदोलन के रूप में एक स्वायत्त राज्य की मांग 1980 के दशक में और भी तेज हो गई, और इसी का नाम था दोस्तों खालिस्तान आंदोलन। जो खालिस्तान के रूप में एक स्वायत्त राज्य की मांग 1980 के दशक में और तेज हुई थी, उसी मांग का या उसी मांग में जो बढ़ोतरी हुई थी, जो आवाज उन्होंने बुलंद की थी, जो आवाज तेज की थी, उसी का नाम था खालिस्तान आंदोलन। यानी कि ये जो मांग कर रहे थे उनका मीडियम एक आंदोलन था, आंदोलन के माध्यम से वो अपनी मांग कर रहे थे। ठीक है, तो इस आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे थे उनका नाम था जनरैल सिंह भिंडरावाले। ठीक है, क्या नाम था जो खालिस्तान आंदोलन के नेतृत्व करता थे, उनका नाम था जनरैल सिंह भिंडरावाले। और दोस्तों इन्होंने ही इस आंदोलन को चरमपंथी आंदोलन का रूप दिया, यानी कि जनरैल सिंह भिंडरावाले ने जो ये खालिस्तान आंदोलन था इसको एक्सट्रीम्ड रूप दिया। ठीक है, इन्होंने चरमपंथी या उग्रवाद आंदोलन का रूप दे दिया। तो इस आंदोलन के दोस्तों बाद क्या हुआ कि जगह जगह पर आतंकी घटनाएं होने लगी और जगह जगह पर लोगों द्वारा आक्रोश दिखाया गया। तो मतलब एक प्रकार का ये आतंकी गतिविधियों को ये अपनाने लगे। ठीक है, अब देखिए इसी की फलस्वरूप भारत सरकार ने इसको नियंत्रण में लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। ठीक है, अब देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। देखिए खालिस्तान आंदोलन के कारण पंजाब में आतंकी घटनाएं होने लगी, ये तो आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, ऑपरेशन जो ब्लू स्टार था इसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि जो आतंकी घटनाएं हो रही थी खालिस्तान आंदोलन के कारण जनरैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में, उनको नियंत्रण में लाना। ठीक है, तो इसके कारण तत्कालीन जो सरकार थी इंदिरा गांधी की सरकार, उसने ऑपरेशन को लागू किया। ठीक है, तो 1 से 3 जून तक ये ऑपरेशन मतलब जो चला, तो 1984 में 1 से 3 जून तक ऑपरेशन भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। अब देखिए पंजाब में सड़क परिवहन और हवाई सेवाओं को पूरी तरह से रोक दिया गया ये 3-4 दिनों के अंदर अंदर तक। ठीक है, पूरी तरह से जो सड़क परिवहन था और हवाई सेवाएं थी उनको रोक दिया गया। और इसके साथ ही दोस्तों स्वर्ण मंदिर में बिजली और पानी की सप्लाई को भी रोक दिया गया। जो वहां का पंजाब का स्वर्ण मंदिर था उसमें बिजली और पानी की सप्लाई को पूरी तरह से रोक दिया गया था। और दोस्तों ये बिजली और पानी की सप्लाई को इसलिए रोका गया था क्योंकि जो आतंकी थे वो इसी मंदिर में छिपे हुए थे, जो जनरैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व में चरमपंथी आंदोलन को और उग्र रूप देने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर में बिजली और पानी की सप्लाई को रोक भी दिया गया था। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ। देखिए 6 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर के भीतर भारतीय सेना द्वारा व्यापक अभियान चलाया गया। कब चलाया गया भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर के भीतर अभियान? 6 जून 1984 को। ठीक है, और इसी अभियान के परिणाम स्वरूप जनरैल सिंह भिंडरावाला और उसके समर्थक मारे गए। लगभग 493 से अधिक आतंकी लोग मारे गए थे इस अभियान में, जो भारतीय सेना के द्वारा 6 जून 1984 को चलाया जा रहा था। और इसके अलावा भारतीय सेना की भी काफी ज्यादा मौत हुई थी, उसमें 83 जवान शहीद हो गए थे और 249 जवान घायल हुए थे इस अभियान के फलस्वरूप। ठीक है, अब देखिए ब्लू स्टार जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन ब्लू स्टार था, उसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, मान लीजिए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा भारतीय सेना ने इस तरह की आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण तो पा लिया, लेकिन इसके काफी दूरगामी और निकटगामी परिणाम हुए। तो इनके परिणाम क्या थे? देखिए कई आम नागरिकों की मौत हुई। ठीक है,
अब इस आंदोलन के ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जा रहा था, इसका मुख्य उद्देश्य था आतंकियों को समाप्त करना, जो आतंकी गतिविधियां थी उनको समाप्त करना। लेकिन इसके फलस्वरूप कई आम नागरिकों की भी मौत हुई थी, जिसके फलस्वरूप जो आम लोग थे उन्होंने भी इस ऑपरेशन का बहिष्कार करना चालू किया और इस तरह से चारों ओर से इसका विरोध होने लगा। ठीक है, मान ली इसके अलावा विदेश में भी जो लोग सिख रह रहे थे, ठीक है, और हिंदू थे, उन्होंने भी इस तरह की इस ऑपरेशन के फलस्वरूप लोगों को भड़काना चालू कर दिया। अब देखिए अगला परिणाम है 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख सुरक्षा कर्मियों के द्वारा कर दी गई थी। तो इसका सबसे बड़ा परिणाम तो यही हुआ, सबसे बड़ा और दुखद परिणाम हुआ कि जो हमारे प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी जी, तो उनकी हत्या भी कर दी गई 2 सिख सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। तो आप लोग जान सकते हैं कि इस आंदोलन इस ऑपरेशन का कितना लोगों ने बहिष्कार किया। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। और तीसरा था इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद पूरे भारत में सिखों, अब देखिए इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसके बाद जो इंदिरा गांधी जो कि हिंदू थी, तो उन्होंने जो जो हिंदू थे उन्होंने सिखों के विरुद्ध व्यापक दंगे शुरू कर दिए। ठीक है, अब जो ये दंगे हो रहे थे इनके फलस्वरूप भारत में और उग्रवाद फैलने लगा और भारत के जो लोग थे वहां पर बहुत ही ज्यादा उग्रवाद का परिणाम दिखाई दिया। अगला था अभी भी कई अवसरों पर हिंसक घटनाओं के रूप में खालिस्तान की विचारधारा प्रकट हो रही है। मतलब अभी भी अगर पंजाब में कोई भी अवसर होता है तो वहां पर हिंसक घटनाएं होती हैं, तो वहां पर क्या होता है कि खालिस्तान की विचारधारा, जो खालिस्तान आंदोलन था उसकी विचारधारा अभी भी प्रकट हो जाती है और वो उग्र रूप भी थोड़ी बहुत मात्रा में ले लेती है। ठीक है, तो ये इसका परिणाम हुआ। अब देखिए खालिस्तान आंदोलन का मौजूदा स्वरूप, इसका मौजूदा स्वरूप क्या है, आखिर खालिस्तान आंदोलन अब किस तरह का आंदोलन बनकर रह गया है। देखिए भारत में यह एक निष्क्रिय आंदोलन है, अर्थात निष्क्रिय आंदोलन की मतलब इसका जो पंजाब का शहरी इलाका है और ग्रामीण क्षेत्र है वहां के लोग इस पर अब ज्यादा विचार नहीं करते हैं और ये एक तरह से निष्क्रिय हो चुका है। हालांकि भारत के बाहर बसने वाले जो सिख हैं, ठीक है, जो भारत के बाहर यानी कि विदेश में रह रहे सिख हैं, वो अभी इस आंदोलन को भड़काने का प्रयास करते हैं और कुछ विदेशी शक्तियां हैं जो इस आंदोलन को पुनर्जीवित करने के प्रयास में लगी हुई हैं ताकि भारत में अशांति उत्पन्न कर सकें। तो ये इस आंदोलन के कुछ मौजूदा स्वरूप हैं और इसके परिणाम आप लोगों ने देखे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।